हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस अपनी विजन की 12 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो गाइस वैसे मैंने आज सुबह मतलब कि एक वीडियो डाली थी, स्पेशली अगर किसी का PSIR ऑप्शनल है, ठीक है। तो गाइस वो PSIR अगर किसी ने इसका न्यू कोर्स लेना है या कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहता है विद आंसर राइटिंग, ठीक है। तो आप क्या है, सुमित सर हैं, वो पहले अनअकैडमी में भी पढ़ाते थे, मे बी आप लोग जानते भी होंगे। तो आप उनको उनके टेलीग्राम पे इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर उनका जो यूट्यूब चैनल भी है द PSIR क्लब, ठीक है, वहां जाके भी आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो गाइस मैंने बस क्योंकि मैंने भी इनका कोर्स लिया हुआ है तो मुझे पता है ये काफी अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा खुद का ऑप्शनल भी PSIR है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। इट इज नथिंग लाइक कि यार मेरे को कुछ मिल रहा है, नो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो गाइज जस्ट माई सजेशंस, क्योंकि अगर आपको कहीं से अच्छा मिल रहा है तो आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई यूट्यूब चैनल आपको लगता है कि अच्छा है तो आप वहां उसको शेयर कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। तो गाइज चलो आज हमने अपनी फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ 146 नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब आपको समझ ही आ गया होगा ये न्यूज किस सेक्शन में जाएगी। एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी अंडर GS3। देखो अभी क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है उसने कुछ रिपोर्ट रिलीज करी है 146 नेशनल पार्क्स की और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। अभी जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन है इसमें यह बताया गया है कि कितने अच्छे से जो नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनको मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। प्राइमरली कि वेदर वहां पे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो वैल्यूज को, या फिर जो हमने अपने गोल सेट किए हुए हैं हम उनको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जिसपे हम लोग एग्री किए थे, ठीक है। असेसमेंट जो प्रोसेस है इंडिया के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का, वो हमने अडॉप्टेड किया था IUCN के वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन। मतलब आपको समझ में आया था, जो हमने अपना जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन को अडॉप्ट किया गया है वो हमने एक्चुअल में IUCN का जो वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज फ्रेमवर्क है उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, क्या है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन में क्या है, हम क्या करते हैं, हम इस तरह से अप्रोच, एडेप्टेटिव अप्रोच यूज करते हैं ताकि हम वहां पे मैनेज कर सकें, हम ताकि क्या कर सके इफेक्टिव वे में वहां के जो नेशनल पार्क या जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज सेंचुरीज हैं उनके रिसोर्सेज किस हिसाब से हम इफेक्टिव वे में एलोकेट कर सकते हैं। ऑफकोर्स आंसरेबल अकाउंटेबिलिटी को हम प्रमोट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी हम बढ़ाते हैं, इसमें हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं और ताकि वो एंड बिल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसके अलावा ऑफ कोर्स हम जो नेशनल पार्क और वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो वैल्यूज है, जो वहाँ का कल्चर, उसको हम प्रमोट करते हैं। इसके अलावा जो ये मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन है ये गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जाता है। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, ठीक है। तो गाइस अभी ये जो रिपोर्ट है दैट इज द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, ये गवर्नमेंट के द्वारा भी यूज किया जाती है, इवन के जो इंटरनेशनल बॉडीज के द्वारा भी यूज किया जाती है, ताकि हमारा जो प्रोटेक्टेड एरिया का मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है उसको हम समझ सकें, उसमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस है, हम उसको समझ सकें। अब ये जो रिपोर्ट आई है इसकी हाईलाइट किया है, देखो जो ओवरऑल जो मीन इसको हमने मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन स्कोर आया है वो 62.01% है, जो कि हमारा जो ग्लोबली मतलब कि पूरे वर्ल्ड का जो मीन एवरेज है वो 56% है, तो उससे ज्यादा है हमारा। इसके अलावा अगर हम रेटिंग देखें तो 13% जो प्रोटेक्टेड एरिया वो वेरी गुड कैटेगरी में आता है, 52% प्रोटेक्टेड एरिया गुड कैटेगरी में आता है, इसके अलावा 29% प्रोटेक्टेड एरिया है वो फेयर कैटेगरी में आता है, और ओनली जो 6% प्रोटेक्टेड एरिया जो पुअर कैटेगरी में आता है। इसके अलावा जो 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश का है उसको हमने हाईएस्ट मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन का स्कोर दिया है। इसके अलावा देखो जो सबसे कम जिसका बॉटम में जो रैंक आया वो टर्टर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में है, और इसके अलावा हरियाणा में खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको हमने बॉटम में रैंक दिया, ठीक है। अब देखो गाइस जो आपके स्टेट का है ना वो आपको याद रहना चाहिए, मतलब कि लाइक इफ यू आर गोइंग टू इंटरव्यू, ठीक है, तो कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और स्पेशली अगर आप अपना स्टेट PCS देते हैं तो आपको आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। लाइक यूपी PCS का तो हर साल एग्जाम आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि टर्टर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी का उसको बॉटम से रैंक दिया गया, ठीक है। अब हरियाणा PCS भी 4-5 साल में कभी एग्जाम होता है, तो आपको फिर भी पता होना चाहिए खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में, ठीक है। मेरे को खुद नहीं पता है कि हरियाणा में है, ठीक है, और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया। बाकी हम ये देख लेते हैं जो UN का IUCN का जो वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया फ्रेमवर्क है किस तरह से हम मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस को असेस करते हैं, ठीक है। जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो होते हैं जिसमें ह्यूमन क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपेशन करता है, या फिर वो वहां पे मतलब कि
वहाँ पे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट किया जाता है, लेकिन वो लिमिटेड होता है, ठीक है। इनको हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर प्रोटेक्टेड एरियाज को डिफाइन किया गया, जिसमें नेशनल पार्क होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या कंजर्वेशन रिजर्व या कम्युनिटी रिजर्व होते हैं। एट प्रेजेंट इंडिया में 903 प्रोटेक्टेड एरियाज है कंट्री में, जो हमारा इंडिया का 5% ऑफ टोटल ज्योग्राफिक एरिया को क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो इवेल्यूशन हम किस बेसिस पे करते हैं, ठीक है, स्टेटस कैसे है, वहाँ पे थ्रेट्स कैसे हैं, ठीक है, प्लानिंग हम किससे करते हैं कि हमें क्या चाहिए और हम किस तरह से वो करेंगे, इनपुट की हमें क्या चाहिए, व्हाट डू वी नीड, प्रोसेस हम कैसे उस मैनेजमेंट को सिस्टम कैसे करेंगे, आउटपुट की अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उससे मिलेंगी, ठीक है। लाइक अगर आप कोई प्लानिंग बनाते हो तो आपको पता होना चाहिए ना, आप पहले आउटपुट सोचते हो। लाइक अगर आपको पता है कि यार मुझे प्रीलिम्स क्लियर करना है या मेंस क्लियर करना है, तो आपको पता है कि मैं प्लानिंग बनाता हूँ कि यार मैं दिन में इतने घंटे पढ़ूंगा या आज मेरा दिन का ये टारगेट है, ये कंप्लीट करूंगा। तो वो प्लानिंग क्यों होती है, ताकि हमारा आउटपुट आए, ठीक है। फिर उसके बाद आउटकम कहेंगे, फिर मैं एक्चुअली अचीव क्या करूंगा, एट द एंड में IAS बन जाऊंगा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, किस तरह से हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है आरबीआई ने अभी क्या किया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को रिलीज किया जनवरी 2021। हमेशा हर साल ये रिलीज करता है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, हमारा आरबीआई करता है। ये जो हमारी न्यूज है इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी अंडर GS3, ठीक है। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो ये बताती है कि क्या हमारी जो इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किस तरह की है या उस पर क्या रिस्क है, और अगर हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम अगर रिस्क पे है तो उसको किस तरह से कितना वो जल्दी रिकवर कर सकता है या नहीं, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी इशू, मतलब कि प्रेजेंटली जो इश्यूज हो रहे हैं जैसे कोविड की वजह से जो इश्यूज आए उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोई रिस्क है, और अगर है तो वो कितने जल्दी रिकवर कर सकती है, ताकि हम अपने फाइनेंशियल सेक्टर को क्या कर सके, डेवलप कर सके और उनको रेगुलेट कर सकते हैं। अब हम जरा ये देख लेते हैं जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उनकी क्या हाईलाइट्स हैं। सबसे पहले इस वक्त जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं और क्या फाइंडिंग्स हैं हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये आपको पता होना चाहिए। ये बोलते हैं कि जो बैंक की जो कैपिटल है वो कितनी अभी रिस्क में है एज कम्पेयर टू उसके एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ठीक है। लाइक अगर मतलब कि बैंक के एसेट्स 100 करोड़ है, लेकिन इसकी जो मतलब कि 10 करोड़ की जो कैपिटल है वो रिस्क पे है, तो इसका मतलब जो इसका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट होगा वो 100 करोड़ होगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं जो बेसल थर्ड नॉर्म्स है वो चाहता है कि जो हमारी कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो वो 8% होना चाहिए, ठीक है। अभी ये बताया गया फाइंडिंग यही है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में, कि हमारी जो कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, उसके ये जो CRAR है वो इंप्रूव हुई है, 15.8% हुई है सितंबर 2020 में, जो मार्च 2020 में कितनी थी, 14.7% थी। इसके अलावा ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो रेशियो है, अब आपको पता होगा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। अगर आपको कोई भी लोन आपने दे रखा है, बैंक ने जो आपको लोन दे रखा है, ना ही आप उसका प्रिंसिपल अमाउंट और ना ही उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट अगर 90 दिन तक नहीं देते, तो वो जो आपका मनी है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बढ़ जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक का देखें तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो डिक्रीज हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो पहले 8.4% हुआ है उससे डिक्रीज हो गया 7.5% हो गया। हाउएवर जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग रेशियो ऑफ अगर हम ऑल द शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो, लेकिन माना जा रहा है 2021 सितंबर 2021 तक वो बढ़ सकता है 13.5% अंडर द बेसलाइन सिनेरियो, एंड अप टू ये भी कह रहे हैं कि 14.8% भी हो सकता है अगर ज्यादा स्ट्रेस रहा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम प्रोविजन कवरेज रेशियो देखें तो गाइस प्रोविजन कवरेज रेशियो क्या होता है, बैंक्स को क्या करना पड़ता है, अपने प्रॉफिट्स का कुछ पोर्शन अपने साइड में रखना पड़ता है अगेंस्ट दैट लोन, ठीक है। तो क्या मतलब देखो बैंक को भी प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट ये नहीं ना कि वो सारा का सारा आरबीआई को सबमिट कर देगा, नहीं, कुछ प्रॉफिट का पोर्शन वो अपने पास अलग से रखता है ताकि वो क्या कर सके, कल को कोई बैड लॉस हो जाए, लाइक जैसे एनपी जैसी मनी कन्वर्ट हो जाए, तो उसको क्या कर सके, वो कंपेंसेट कर सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविजन कवरेज रेशियो। अगर किसी बैंक की हाई प्रोविजन कवरेज रेशियो मतलब कि 70% से ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब वहाँ उस बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो अच्छी है और बैंक वल्नरेबल नहीं, मतलब कि वो लिक्विड है, उसमें लिक्विडिटी है। तो जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो इंप्रूव हुई है, और जो पहले 66.2% थी वो 72.4% हुई। तो अगर अब आप देखो तो प्रोविजन कवरेज रेशियो मैंने शायद ही पहली बार इसको डिस्कस किया होगा इकोनॉमी सेक्शन में, लाइक मैं लास्ट 6 to 7 मंथ से डेली करंट अफेयर्स आपको करवा रही हूँ, लेकिन इकोनॉमी में मैंने प्रोविजन कवरेज रेशियो फर्स्ट टाइम पढ़ा है, ठीक है। इवन अगर जो आप स्टैटिक बुक्स पढ़ते हो, श्रीराम IAS पढ़ते हो, रमेश सिंह पढ़ते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि प्रोविजन कवरेज रेशियो वहाँ कवर हुआ है। अगर हुआ होगा तो प्लीज मुझे बताना, क्योंकि मैं लिटरली बता रही हूँ मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा है। इसके अलावा जो सोवरेन डेप्ट होता है, सोवरेन डेप्ट क्या होता है वो आप सबको पता होगा, ये जो गवर्नमेंट की कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है हमारे नेशन की, फॉरेन और डोमेस्टिक क्रेडिटर्स की। क्राउडिंग आउट आपको सबको पता होगा
क्राउडिंग अबाउट क्या होता है, इट इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ बोरिंग फॉर प्राइवेट सेक्टर इज रिड्यूस ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अभी क्या है कि जो मार्केट की बोरिंग प्रोग्राम है उसमें एक्सपेंशन हुआ है ड्यू टू द रेवेन्यू शॉर्टफॉल। आप सबको पता है कोविड की वजह से गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो गई थी, इसकी वजह से बैंक्स पे एडिशनल प्रेशर आ गया है। ठीक है, ऑल्सो कहीं ना कहीं हमारा जो सॉवरेन डेप्ट है वो भी बढ़ रहा है, इस तरह से इतने लेवल तक बढ़ चुका है कि कुछ कंसर्न्स है रिलेटिंग टू द सस्टेनेबिलिटी विद क्राउडिंग आउट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो क्राउडिंग आउट में क्या होता है, लाइक क्या है, गवर्नमेंट की जो डोमिनेंस होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर से क्या करते हैं, बोरो करते हैं। ठीक है, तो अब हमने देख लिया क्या क्या था, किस तरह से जो हमारी जो कैपिटल टू वेट रिस्क वेटेड एसेट रेशियो वो बढ़ी है, जो कि अच्छी बात है। ग्रोस एनपीए घटा जरूर है, लेकिन ये सोचा जा रहा है कि सितंबर 2021 तक वो बढ़ सकता है। प्रोविजन कवरेज रेशियो भी बढ़ी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर किसी बैंक की प्रोविजन कवरेज रेशियो 70% से ऊपर होती है तो इसका मतलब वो बैंक की लिक्विडिटी है और वो वल्नरेबल नहीं है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो सॉवरेन डेप्ट है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं कंसर्न्स है ऑफ क्राउडिंग आउट। ठीक है, क्योंकि क्राउडिंग आउट में क्या जो गवर्नमेंट की जो डोमिनेंस है वो थोड़ी घट जाती है। नेक्स्ट है इंडियाज इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस कैन नाउ सेट अप कैंपसेस इन द फॉरेन कंट्रीज। देखो गाइस, ये मैंने आपको पहले मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्या होते हैं ये मैंने पेपर पीटी 365 पढ़ाई थी, उसमें मैंने कवर किया था। अब वो जो अपने इंस्टीट्यूट्स हैं जो वो अपने जो कैंपस है वो फॉरेन कंट्रीज में भी हो सकता है। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज है वो सोशल इश्यूज में भी कवर हो सकती है। ठीक है, ये तो गाइस एजुकेशन सेक्टर में कवर होगी। ठीक है, न्यू गाइडलाइंस अभी किसने इशू करी है, फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के लिए इशू करी है बाय द यूजीसी, दैट इज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इसे इशू किया गया। जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस होते हैं इनका काम क्या होता है, अब इनको अलाउ कर दिया गया कि वो कैंपसेस अपने अब्रॉड में भी सेटअप कर सकती है, लेकिन एक बार उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिसीव करना होगा आफ्टर रिसीविंग एनओसी। कहाँ से उनको रिसीव करना होगा एनओसी, फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। जो नॉर्म और जो स्टैंडर्ड्स होंगे, अगर आप शो मतलब कि अगर आप कोई भी कैंपस अब्रॉड में अगर आप सेटअप करते हो तो वो जो नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स होंगे वो सेम होंगे जैसे वो अपने उन्होंने जो हमारे इंडिया में उनके जो लाइक स्टैंडर्ड्स हैं वही सेम होंगे एज दैट मेंटेन ऑन द मेन कैंपस फॉर सिमिलर कोर्सेज। जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है उनको अलाउड है कि वो अपने न्यू ऑफ कैंपस जो सेंटर्स हैं उनको स्टार्ट कर सकती है, जिसमें वो मैक्सिमम ऑफ 3 in 5 years मतलब कि 5 साल में वो 3 अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अब्रॉड कंट्री में सेटअप कर सकती है और 1 साल में 1 से ज्यादा सेटअप नहीं कर सकती। तो ये याद रखा जाए। ठीक है, पता चले भी अगर किसी इंस्टीट्यूट को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को अलाउड कर दिया कि आप खोलो और उसने हर एक कंट्री में खोला, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, पहली बात तो एलपीयू पता नहीं है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है या नहीं है। ठीक है, इस अभी ये मूव इसलिए ली गई है गवर्नमेंट की जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग इसको ली गई है, जिसका एम ये है कि जो हाई परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज है उनको हमें एनकरेज करना चाहिए और ताकि वो अपने कैंपसेस को अब्रॉड में सेटअप कर सके। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम है इसको हमने इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि हम इंप्लीमेंट कर सके जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है, ताकि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हम एम्पावर कर सके और हम वर्ल्ड में भी अपने मतलब इंडिया को वर्ल्ड क्लास टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बना सके इंडिया को। अभी ऑलरेडी जो 20 इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सिलेक्ट किया गया एज फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, 10 पब्लिक है और 10 प्राइवेट है। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूशंस है इनको कुछ बेनिफिट मिलता है, लाइक कुछ एडिशनल फंडिंग मिलता है। देखो गाइस, जो गवर्नमेंट फंडिंग करती है वो सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड करेगी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है और वो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है लेकिन वो पब्लिक फंडिंग को गवर्नमेंट के फंडिंग का फायदा नहीं उठा सकता, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशंस क्या है, इनको कुछ बेनिफिट मिलता है जैसे एडिशनल फंडिंग, कंप्लीट एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी और असेसमेंट पैटर्न, ये सब उनको फंडिंग होता है। गवर्नमेंट क्या करती है 1000 करोड़ तक की फंडिंग प्रोवाइड करती है ओनली टू पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ये ध्यान रखना। हाउएवर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को कोई सपोर्ट नहीं मिलता। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पे आउट 1 to 20 लाख अंडर अनडिजर्विंग बेनिफिशरीज आरटीआई डाटा। देखो अभी क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन डाटा है, उसमें ये बताया जो पीएम किसान योजना के अंदर क्या है पैसे देते हैं वो 20 लाख अनडिजर्विंग बेनिफिशियरीज को मिलता है, जो डिजर्व नहीं करते, जो उनके पास ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा है उनको भी गया है। ठीक है, ये जो हमारी न्यूज है इकोनॉमिक सेक्शन या गवर्नमेंट स्कीम्स में भी कवर हो सकती है। ठीक है, अभी क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है एज रिस्पॉन्स टू द आरटीआई रिक्वेस्ट। तो ये बताया कि जो पीएम किसान पेमेंट जिसकी लाइक नियर अबाउट 1364 करोड़ जिसको अभी रोंगली 20 लाख इन एलिजिबल बेनिफिशियरीज को ट्रांसफर कर दी गई है। ठीक है, पीएम किसान आप सबको पता होगा ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका एम क्या है, इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना है उन फार्मर्स को 6000 पर साल मिलेंगे, जिसमें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स देंगे एवरी 4 months टू ऑल द फार्मिंग फैमिलीज
सब्जेक्ट टू एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। देखो गाइस, आप सबको पता होगा पीएम किसान हम काफी बार पढ़ चुके हैं। इसमें एक साल में 6,000 रुपये दिया जाता है टू एवरी फार्मर जिनके पास लैंड है। ये ध्यान रखें, लैंडलेस फार्मर्स के लिए नहीं है। इनके पास जो भी जिस बंदे के पास फार्मर के पास लैंड है उसको 6,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर कुछ कैटेगरीज हैं जिनको पैसा नहीं मिलता, जैसे जो लैंड होल्डर्स हो गए या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करते हैं, लाइक कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है और उसके पास फार्मर भी है तो वो इस पैसे का बेनिफिट नहीं उठा सकता, या कोई सर्विंग या रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, या फिर जो पेंशनर है जो 10,000 रुपीज मंथली 10 पेंशन रिसीव कर रहा है, या जो बंदा इनकम टैक्स पे करता है, उन सब ये वो लोग इसका फायदा नहीं उठा सकते। इसके अलावा जो 56% जो अनडिजर्विंग पर्सन है वो इनकम टैक्स पे कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि वो लोग भी फायदा उठा रहे हैं जो इनकम टैक्स कैटेगरी में आते हैं। जबकि हमने अभी देखा कि जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं वो पीएम किसान योजना का पैसा मतलब कि उसका नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी उसमें से 56% लोग क्या है इसका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की कौन सा एलिजिबल बेनिफिशियरी फार्मर है या फिर कौन पीएम किसान पोर्टल पे जो डाटा अपलोड करेगा, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। ठीक है, जो भी पीएम किसान के बेनिफिशरीज हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है सो दैट जो फार्मर्स है वो इजीली बैंक से क्या ले सके, लोन ले सके। इससे क्या होता है जो भी फार्मर्स है उनको शॉर्ट टर्म लोन्स मिल जाते हैं क्रॉप के लिए, एनिमल या फिश रियरिंग के लिए, और जिसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होता है, 4% होता है अगर आप टाइमली रीपे कर दो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है पोलर वोर्टेक्स थ्रेटन्स टू सेंड द यूएस यूरोप इनटू द डीप फ्रीज। ठीक है, तो गाइस ये जो न्यूज है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। ठीक है, अब आपको पता होगा जो देखो गाइस पोलर वोर्टेक्स अगर देखा जाए तो ये ज्योग्राफी सेक्शन में भी कवर होगा। साइंस ज्योग्राफी एक तरफ से क्या है सब इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो पोलर वोर्टेक्स क्या होता है सब गाइस आपको पता होगा। ये पोलर रीजन्स में क्या होता है, एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है तो जो बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से जो कोल्ड एयर होती है वो बहुत ज़्यादा स्वर्ड होती है, मतलब कि इस तरह से घूमती है। ठीक है, वोर्टेक्स का मतलब यही है कि जो एयर है वो काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो करती है, जिसकी वजह से जो पोल्स में जो कोल्ड एयर है वो कोल्ड ही रहती है। मतलब कि वैली पोलर रीजन इतना ठंडा रहता है, लेकिन जो वोर्टेक्स जो आती है ना उसकी वो एयर का इस तरह से काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो होता है कि वो ठंडी जो हवा है वो और ज्यादा ठंडी हो जाती है। तो पोलर वोर्टेक्स होती है हर एक हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में। दोनों हेमिस्फीयर में क्या है दो तरह की वोर्टेक्स होती है। एक जो होती है ट्रोपोस्फीयर में होती है, जो ट्रोपोस्फीयर की जो पोलर वोर्टेक्स होती है वो हमारे वेदर को इफेक्ट करती है। इसके अलावा जो दूसरी जो पोलर वोर्टेक्स होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में एग्जिस्ट करती है, ये ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है देन ट्रोपोस्फेरिक काउंटर पार्ट। ठीक है, अगर दो पोलर वोर्टेक्स लाइनअप हो जाए तो बहुत ज्यादा फ्रीज कंडीशन मिल सकती है। मतलब अगर देखो हमने क्या बोला, दो पोलर वोर्टेक्स होती है, एक ट्रोपोस्फेयर में होती है एक स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। मेनली हमारे वेदर को जो इफेक्ट करते हैं वो ट्रोपोस्फेयर को करती है, सॉरी ट्रोपोस्फेयर वाली करती है। लेकिन अगर ये दोनों वोर्टेक्स मिल जाए ना तो जो फ्रीजिंग की जो कंडीशन होती है ना वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, मतलब ऑलरेडी ठंड है और उससे ज्यादा ठंड हो जानी। ठीक है, जो बाउंड्री होती है जो पोलर वोर्टेक्स की वो इज रियली द बाउंड्री जो पोलर एयर टू द नॉर्थ एंड द वार्मर सब ट्रॉपिकल एयर के बीच में जो बाउंड्री होती है दैट इज द बाउंड्री ऑफ पोलर वोर्टेक्स, जिसे हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, एंड दैट बाउंड्री इज एक्चुअली डिफाइंड बाय द पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम दैट इज अ नैरो बैंड ऑफ वेरी फास्ट मूविंग एयर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये बाउंड्री शिफ्ट होती रहे ऑल द टाइम तो ये क्या है और समर में श्रिंक हो जाती है। ठीक है, और विंटर में क्या थोड़ा पोलवार चल जाती है, जिसकी वजह से जो पोलर वोर्टेक्स है वो लेस स्टेबल बन जाती है और एक्सपेंड हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो कोल्ड एयर होती है उसको और साउथ वर्ड पहुंचती है विद द जेट स्ट्रीम। इसी को हम क्या बोलते हैं पोलर वोर्टेक्स इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस अभी आपको समझ आ गया ये न्यूज में इसलिए था कि जो पोलर वोर्टेक्स है अगर वो दोनों मिल जाएंगे तो इसकी वजह से क्या है जो यूएसए और यूरोप है वहां पे बहुत ज्यादा मतलब कि ठंडी हो जाती है कि इतना डीप फ्रीज टाइप पर हो जाएगा। ठीक है, डीप फ्रीजर। ठीक है, जहाँ पे आप अपनी इतनी चीजें रखते हो आइसक्रीम वगैरह। नेक्स्ट है हम छोटी छोटी चीजें, भारतमाला प्रोजेक्ट आप सबको पता है। अभी के जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उन्होंने कुछ रोड्स को आइडेंटिफाई किया है जिनकी लेंथ 5,000 किलोमीटर से ज्यादा है, उनको हम बनाएंगे अंडर द भारतमाला फेज सेकंड प्रोजेक्ट के अंदर। जो भारतमाला परियोजना वो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर है, जिसका एम ये है कि हमें 65,000 किलोमीटर ऑफ रोड को ऑफ नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करना है हमारी कंट्री में। जो पहला फेज था भारतमाला का उसको 2017 में अप्रूव किया था, जिसके अंदर ऑलरेडी 25,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। इसके अलावा जो 10,000 किलोमीटर रोड्स को भी अभी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जो कि ऑन गोइंग है अंडर द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्रोजेक्ट क्या करेगा, ऑफकोर्स हमारी कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेगा, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में, बॉर्डर एरियाज में, और हमारे जो फार फ्लंग या जो रिमोट एरियाज है, जो गाँव वाले एरियाज है, उनमें क्या कनेक्टिविटी को
इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड। ये देखो एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो मेनली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेडिकेट किया जाता है ताकि हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बिजनेस को या एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रोथ कर सके और वहां पे स्किल डेवलप कर सके। ये जो फंड को लॉन्च किया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, फंड का एम यही है कि हम क्या कर सके, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सके, वहाँ के लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जाए ताकि न्यू एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे सेटअप किया जाए। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड है ये अर्ली और ग्रोथ स्टेज इन्वेस्टमेंट है फॉर मोस्टली द जो मतलब कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आप क्या कर सकते हो, इन्वॉल्व कर सकते हो, हेल्थ केयर, टूरिज्म, सेग्रीगेशन सर्विसेज, IT अमंग अदर्स। इसमें क्या आपको फंडिंग प्रोवाइड किया जाएगा। सिंपल है, नाम से समझ आ रहा है। वेंचर का मतलब आपको पता है स्टार्टअप होता है नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब्स ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसरो ने क्या किया, अभी 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अडॉप्ट किया अक्रॉस द कंट्री ताकि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके अमंग स्टूडेंट्स एंड उनको एनकरेज कर सके कि आप स्पेस एजुकेशन लो, स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड इनोवेशन में इन्वॉल्व हो। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब एक वर्क स्पेस होता है जहाँ पे हम यंग माइंड मतलब नियर अबाउट जो स्कूल के बच्चे होते हैं 9 to 12 उनको हम क्या करते हैं, उनके आइडियाज को हम शेप देते हैं ताकि वो प्रैक्टिकली उनको अपने हैंड से वो काम कर सके और इनोवेशन स्किल्स को समझ सके। ठीक है, जो अटल इनोवेशन मिशन और जो नीति आयोग है उन्होंने ऑलरेडी 7000 अटल टिंकरिंग लैब्स को एस्टेब्लिश कर चुके हैं और 3 मिलियन स्टूडेंट्स को हमने क्या किया है, इनेबल किया जो 6th से 12th क्लास में है ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, टिंकरिंग और इनोवेटिव माइंडसेट में अपनी नॉलेज ले सकें। लास्ट न्यूज है आज की तरफ से नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। अभी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ मिलकर 30th नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड को ऑर्गेनाइज किया। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आपको पता होना चाहिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, जिसका एम यही है कि एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट किया जाए। इसका एम यही है कि हम अपनी एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर सकें। ऑफ कोर्स मतलब कि एनर्जी डिमांड जो बढ़ रही है तो एनर्जी एफिशिएंसी को हम और प्रमोट कर सकें और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। अवार्ड्स किस किस इंडस्ट्री को दिया जाएगा, या स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज को दिया जाएगा, अर्बन लोकल बॉडीज को दिया जाएगा, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को दिया जाएगा जैसे LED वगैरह हो गया, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा जो अपने कंजर्वेशन मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि एनर्जी को एफिशिएंट वे में यूज कर सके। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।